और आज इवनिंग में पक्का आपको रिजल्ट मिल जाएगा। बस कुछ घंटों की बात और है। और जितना रिजल्ट लेट आता है ना तो उतना अच्छा लगता है, एक्साइटमेंट और ज्यादा बढ़ती है कि हाँ क्या होगा। तो सभी को नमस्ते मेरा। आई एम डाइटिशियन रश्मि फ्रॉम इमोहा एल्डर केयर। तो आज का हम अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो मेरा सेशन है वो है आपका कि नेचुरल वे में हम अपना मेटाबॉलिज्म कैसे बूस्ट कर सकते हैं, कैसे अपना मेटाबॉलिज्म बढ़ा सकते हैं। तो मेटाबॉलिज्म क्या है और क्या नेचुरल वे है कि हम बिना मेडिसिन के, बिना सप्लीमेंट के, अगर मैं बात करूं आपका कोई भी प्रोटीन सप्लीमेंट, विटामिन्स, मिनरल्स के सप्लीमेंट जो है उसके बिना हम कैसे अपना मेटाबॉलिज्म इंक्रीज कर सकते हैं। और मेटाबॉलिज्म के बारे में हमने हर किसी से सुना है कि क्या होता है, तो उसके बारे में भी बताऊंगी कि बेसिक चीजें कि क्या होता है, कैसे मेरा मेटाबॉलिज्म अलग है, आपका मेटाबॉलिज्म अलग है, किसी का मेटाबॉलिज्म स्लो होता है, किसी का हाई होता है, तो क्या रीजन होता है तो उस चीज के लिए। तो मैं अपनी पीपीटी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। रश्मि, वो आपकी डॉल की फोटो थी? हाँ जी आंटी, हाँ जी। बहुत क्यूट, गॉड ब्लेस हर। बेटा और बेटी दोनों थे? हाँ जी, हाँ जी, बेटा और बेटी दोनों थे। अच्छा, आई वाज थिंकिंग कि फर्स्ट इशू है। सॉरी, दोनों बहुत क्यूट लग रहे थे। थैंक यू आंटी। तो नेचुरल वे जो होते हैं हमारे इंक्रीज मेटाबॉलिज्म की, अगर मैं बात करूं कि मेटाबॉलिज्म होता क्या है, सबसे पहले हम ये बात करेंगे कि मेटाबॉलिज्म हम हर किसी से सुनते हैं कि मैं मेटाबॉलिज्म हाई है, मेटाबॉलिज्म लो है, लेकिन क्या रीजन है और कैसे हम उसको इम्प्रूव कर सकते हैं, क्या चीज है, तो उसके बारे में बताऊंगी। टिप्स ऑफ बूस्टिंग योर एनर्जी लेवल की अगर मैं बात करूं कि क्या होता है, तो सबसे पहले बात आती है मेटाबॉलिज्म की। जो भी हम फूड खाते हैं, जब हम वो फूड खाते हैं तो उससे हमें कैलोरीज मिलती हैं। वो कैलोरीज हमारे ऑक्सीजन के साथ मिलकर हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करती हैं। लेकिन कोई भी फूड हम खाते हैं, कैलोरीज हमें हर फूड से मिलती है, लेकिन किस फूड से हमें गुड वे में कैलोरीज मिल रही हैं और किस फूड से हमें बैड वे में कैलोरीज मिल रही हैं, कैलोरीज काउंट जो है हमारा कौन सा अच्छा है कौन सा बुरा है, वो डिपेंड करता है हमारे मेटाबॉलिज्म के अप या डाउन होने पे, हाई या लो होने पे। अगर मैं बोलूँ तो जो भी हम जो हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है उसी से हमारे जो बॉडी के फंक्शंस हैं, बॉडी के ऑर्गन्स हैं, सारे ऑर्गन्स हमारे जो वर्क करते हैं उसी कैलोरीज से करते हैं। तो बॉडी प्रॉपर ये नहीं कि जब मैं उठी हूँ, वर्क कर रही हूँ तभी हमारी बॉडी के में फंक्शंस हो रहे हैं। अगर मैं सो रही हूँ तब भी मेरा दिमाग काम कर रहा है, तब भी मेरी मैं सांस ले रही हूँ, हर चीज काम कर रही है, बॉडी के हर ऑर्गन्स काम कर रहे हैं, फूड जो मैंने खाया है वो डाइजेस्ट हो रहा है। वो सारी चीजें किस पे डिपेंड करती हैं? हमारे मेटाबॉलिज्म पे डिपेंड करती हैं। और जो फूड हमने लिया है उससे जो हमें एनर्जी मिली है उसकी अगर मैं बात करूँ तो वो हमें जब हम उठे हैं या हम सो रहे हैं, दोनों ही सिचुएशन पे हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। तो हमारी किडनी, हमारा ब्रेन, हमारा लीवर, सारी चीजें वर्क कर रही हैं, चाहे हम उठे हैं चाहे हम सो रहे हैं, दोनों की अगर मैं बात करूं। तो जो हमें फूड हम ले रहे हैं उससे जो हमें एनर्जी मिल रही है, हम जो खाना खा रहे हैं, वही हमारा मेटाबॉलिज्म को अप या डाउन कर सकता है। तो मेटाबॉलिज्म की अगर मैंने आपको बताया कि क्या है, तो जो भी हम फूड ले रहे हैं उसकी जो कैलोरीज ले रहे हैं वही हमारे मेटाबॉलिज्म पे डिपेंड करती है कि हम कैलोरीज किस में, बर्गर, पिज्जा, मोमोज भी खा रहे हैं उससे भी हमें कैलोरी काउंट बढ़ रहा है। नॉर्मल रोटी, सब्जी, हरी सब्जियां, दाल, वो भी हम ले रहे हैं, एक बैलेंस डाइट भी हम ले रहे हैं, उससे भी हमें कैलोरीज मिल रही है। लेकिन कौन सी कैलोरीज हमें गुड वे में मिल रही है और कौन सी कैलोरीज हमें बैड वे में मिल रही है, यही हमारे मेटाबॉलिज्म पे इफेक्ट डालती है। तो कुछ साइन और सिम्टम्स होते हैं जो हमारे मेटाबॉलिज्म को स्लो कर देते हैं, तब वो हमें रियलाइज नहीं होता, ऐसे हमें नहीं पता चलता कि मेरा मेटाबॉलिज्म स्लो है या मेरा मेटाबॉलिज्म हाई है। वो उसके सिम्टम्स हमें धीरे धीरे जैसे जैसे लाइफ में हमारा मेटाबॉलिज्म स्लो हो रहा है तो थोड़ा थोड़े करके उसके सिम्टम्स दिखने शुरू हो जाते हैं। जैसे कि आपका वेट गेन होना, अगर वेट गेन हो रहा है, बहुत तेजी से वेट गेन हो रहा है और डाइट आपकी उतनी अच्छी नहीं है,
वो भी आपके मेटाबॉलिज्म स्लो होने की वजह से भी हो सकता है। हमेशा थकान महसूस होना, आप सोचें कि मैं तो प्रॉपर बैलेंस डाइट लेती हूँ, दाल भी खाती हूँ, प्रोटीन या कुछ भी विटामिन मिनरल सब कुछ मेरी डाइट में, मैं रोज सप्लीमेंट लेती हूँ, मिल्क में मैं प्रोटीन पाउडर ऐड करके लेते हैं या फिर कोई सप्लीमेंट्स लेते हैं, विटामिन सी या किसी भी चीज का आप सप्लीमेंट लेते हैं, लेकिन फिर भी आपको थकान महसूस होना, वीकनेस महसूस होना, दिन में भी हमेशा नींद आना या फिर इस तरीके से कुछ प्रॉब्लम हो रही है, तो वो भी आपका मेटाबॉलिज्म स्लो होने के कारण होती है। ड्राई स्किन होना, अगर हमारी स्किन बहुत ज्यादा ड्राई हो रही है, स्किन में ग्लो नहीं रह रहा या फिर कुछ इस तरीके से स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम हो रही है, हेडेक हो रहा है आपको, या फिर आप कुछ बातें भूल रहे हैं, कोल्ड कफ हो रहा है आपका, या शुगर की क्रेविंग बहुत ज्यादा हो रही है, कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, तो ये सारे सिम्टम्स होते हैं हमारे स्लो मेटाबॉलिज्म के। जब हमारा मेटाबॉलिज्म स्लो होता है, वो एक दिन की डाइट से नहीं होता है, वो हमारा जो हमारा रूटीन की डाइट हम ले रहे हैं उस पर डिपेंड करता है। तो मेटाबॉलिज्म स्लो होने पे अगर मैं बोलूं तो ये सारे सिम्टम्स धीरे धीरे, अगर मैं वेट गेन की बात करूं तो वेट गेन एक दिन में नहीं होता कि मेरा आज मैंने पिज्जा खाया मेरा वेट गेन हो गया, नहीं, वो डिपेंड करता है कि मेरा डाइट पैटर्न कैसा है, डेली में क्या ले रही हूँ, स्मॉल एंड फ्रीक्वेंट मेरी या फैट इफेक्ट पड़ता है। नेचुरल वे तो मैं आपको बताऊंगी कि कैसे हम कर सकते हैं। उसके अलावा हमारा अगर हमारा जो मेटाबॉलिज्म स्लो होने के कुछ सिम्टम्स ये भी होते हैं कि हमारा ब्रेन जो है वो प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं करता, हम बातें बहुत जल्दी भूलने लगते हैं, तब भी हमारा मेटाबॉलिज्म स्लो होता है। हमारा एनर्जी लेवल बहुत डाउन हो जाता है। वही चीज जैसे मैंने आपको बताया कि दो लोग हैं और दो लोग साथ में सारे काम कर रहे हैं, एक बहुत फास्ट स्पीड में कर रहा है लेकिन उसे थकान नहीं हुआ, एक बहुत स्लो स्पीड में कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि उनका मेटाबॉलिज्म थोड़ा सा स्लो है। या फिर हेयर फॉल होना या फ्रिक्वेंटली यूरिन पास आउट होना या डिप्रेशन के वजह से भी बोल सकते हैं। आज के टाइम पे हमारा स्ट्रेस लेवल इतना हाई है, उसका भी इफेक्ट पड़ता है। एज का इफेक्ट पड़ता है, जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है हमारा मेटाबॉलिज्म अपने आप स्लो होने लगता है। 30-40 के बाद से हमारा कैसे कराएंगे उसका, वो सब बताऊंगी आंटी, कैसे क्या चीज करेंगे आप, सारी चीज क्लियर करूंगी मैं भी आपको। जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है कि 30-40 के बाद आपने देखा होगा कि हम लोग थोड़ा सा जो हमारे बॉडी में जो भी एनर्जी लेवल होता है वो थोड़ा डाउन होना शुरू हो जाता है। 30 के बाद से ही ये शुरू हो जाता है, 40 के बाद तो और स्लो होने शुरू हो जाते हैं। वो क्यों होता है? क्योंकि हमारा मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है उस टाइम पे। एज का इफेक्ट, बॉडी का साइज, जिन लोग बहुत ज्यादा हेल्दी होते हैं, ओवरवेट होते हैं, उनका मेटाबॉलिज्म भी स्लो होता है एज कंपैरिजन टू आपका जो लोग स्लिम होते हैं या फिट होते हैं उनके अकॉर्डिंग। फिजिकल एक्टिविटी का भी हमारे मेटाबॉलिज्म पे इफेक्ट पड़ता है। मैं बैलेंस डाइट लेती हूँ, मॉर्निंग टू इवनिंग, प्रोटीन, फाइबर, कार्ब्स, विटामिन मिनरल सब कुछ मेरी डाइट में है, वाटर इनटेक ठीक है, लेकिन मेरी कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं है तो भी मेरा मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाएगा। तो मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज करने के लिए हमारा फिजिकली एक्टिव होना, यानी कि हम कुछ भी वॉक, योगा, एक्सरसाइज कुछ भी आप कर सकते हैं, फिजिकली एक्टिव होना भी हमारा बहुत जरूरी है। डाइट का तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल है ही, वो मैं आपको बताऊंगी कि कैसे नेचुरल वे में हम इंक्रीज कर सकते हैं डाइट के थ्रू। इन्वायरमेंटल फैक्टर की मैं बात करूं कि आसपास अगर आपने देखा होगा कि गर्मियां ज्यादा होती हैं तो भी हमें बहुत ज्यादा कुछ करने का मन नहीं करता, हमारा मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है उस टाइम पे कि नहीं बहुत गर्मी हो रही है बाहर, इतनी धूप में कौन जाएगा, इतनी टेम्परेचर इतना हाई है कौन करेगा, वो चीज होता है। और उसी में अगर आपका विंटर्स का टाइम आता है जब दिसंबर जनवरी की ठंड होती है, तब भी हमारा मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है कि उस टाइम पे हमारा रजाई कंबल से निकलने का मन नहीं करता, कुछ करने का मन नहीं करता, कौन एक्सरसाइज करे, आज तो बहुत ठंड है, मैं तो वॉक करने नहीं जाऊंगी, या मैं तो फिजिकल कुछ आज योगा नहीं कर सकते। तो इन चीजों का भी हमारा इफेक्ट पड़ता है। अगर मैं बोलूँ तो हार्मोनल फैक्ट की मैं बात करूँ तो मेल और फीमेल में दोनों का मेटाबॉलिज्म अलग होता है। फीमेल का मेटाबॉलिज्म स्लो होता है एज कंपैरिजन टू आपका मेल का मेटाबॉलिज्म की बात करूं। लो कैलोरी डाइट, कई बार हम डाइटिंग पे होते हैं, खाना
कुछ भी अगर हम खाने से पहले सोचते हैं कि नहीं मैं तो डाइटिंग पे हूँ, मुझे वेट लॉस करना है, मैं ये चीजें नहीं खाऊंगी, तो जब हमारी लो कैलोरी डाइट, मतलब डाइट में जितनी हमें कैलोरीज की रिक्वायरमेंट है, मुझे 1800 कैलोरीज की रिक्वायरमेंट है और मैं 1200 ले रही हूँ, तब भी मेरा मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाएगा। हर किसी की बॉडी के अकॉर्डिंग कैलोरीज की जो रिक्वायरमेंट होती है वो अलग होती है, तो वो चीज भी हमें ध्यान में रखनी चाहिए अपने मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज करने के लिए। अगर मैं बात करूँ, ओवर ईटिंग, जंक फूड ज्यादा खाते हैं, स्ट्रेस लेवल ज्यादा होता है, तो उसका भी हमारे मेटाबॉलिज्म पे इफेक्ट पड़ता है। अब मेटाबॉलिज्म को बूस्ट कैसे कर सकते हैं, जो नेचुरल वे की मैं बात करूं कि क्या चीज होती है, वाटर इनटेक ज्यादा रख के, पानी जितनी हमारी बॉडी को रिक्वायरमेंट है उतना पानी, क्योंकि कई बार हम लोगों के साथ क्या होता है, गर्मियों में हम एसी में बैठे रहते हैं, तब भी हमें पानी की प्यास नहीं लगती है, और जब हमें पानी की प्यास लगती है तभी हम पानी पीते हैं। उस सिचुएशन पे भी हमारा स्लो हो जाता है। पानी की प्यास लगने पे पानी नहीं पीना चाहिए। उसके अलावा हमारा जो भी हम डाइट ले रहे हैं उसका पोर्शन साइज पे भी इफेक्ट पड़ता है। मैंने बहुत हेल्दी फूड लिया, चपाती, दाल, सब्जी, सब कुछ है मेरी प्लेट में, मैं जो मेरा मेटाबॉलिज्म इंक्रीज कर सकती है, लेकिन मुझे सब्जी बहुत अच्छी लगी, मुझे दाल बहुत अच्छी लगी, और मैंने उसी को 2 चपाती की जगह मैंने 3 चपाती, 4 चपाती, पोर्शन साइज अपना इंक्रीज कर दिया, तो भी मेरा मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाएगा। तो इसीलिए अपना पोर्शन साइज भी तो ध्यान में रखना चाहिए कि ये नहीं, ओवर ईटिंग नहीं करनी है, जो भी हम खा रहे हैं वो उतना लेना चाहिए जितनी हमारी रिक्वायरमेंट है, ये नहीं कि ओवर ईटिंग से भी हमारा मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है। नेचुरल वे में मैंने आपसे बात की, तो नेचुरल वे में अभी लास्ट जब कोविड वगैरह के टाइम पे काढ़े की बात आई कि इम्यूनिटी बूस्ट करता है, काढ़े में हम जितने भी आपके स्पाइसेस होते हैं, जैसे आपका अजवाइन है, आपका जीरा है, आपका जिंजर, अदरक है आपका, ये सारी चीज़ें हम ऐड करते हैं। तो इसीलिए ऐड की जाती हैं ये सारी चीज़ें क्योंकि हमारी इम्यूनिटी बूस्ट करता है और साथ ही हमारा मेटाबॉलिज्म भी इंक्रीज करता है, तो इसीलिए ये हम अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। सिट्रस फूड की मैं बात करूं तो जितने भी आपका ऑरेंज है, लेमन वाटर है, विटामिन सी के हम सप्लीमेंट लेते हैं, लेकिन अगर हम नेचुरल वे में अपनी डाइट में इंक्लूड करें जो भी विटामिन सी रिच फूड है, तो वो हमारा मेटाबॉलिज्म अच्छे से इंक्रीज करेगा। तो दाल, कई बार हमें पता नहीं होता कि दाल में भी आपका आयरन का रिच सोर्स है, लेकिन दाल में आयरन का बॉडी में एब्जॉर्प्शन तब होगा जब हम विटामिन सी उसमें ऐड करेंगे, क्योंकि विटामिन सी रिच फूड जो होता है बॉडी में आयरन के एब्जॉर्प्शन को इम्प्रूव करता है। तो अगर हम दाल में फ्यू ड्रॉप्स ऑफ लेमन की ऐड करके लेते हैं तो हमारी बॉडी में आयरन का एब्जॉर्प्शन होगा, जो हमारा हीमोग्लोबिन कम हो गया बोलते हैं, या आयरन रिच फूड क्या लें, तो नॉर्मली दाल तो हर कोई खाता है, तो अपनी डाइट में थोड़ा सा सिट्रस फूड ऐड करने के लिए दाल में लेमन वाटर ऐड कर सकते हैं, नींबू पानी नॉर्मली आप पी सकते हैं, या फिर आप ऑरेंज ले सकते हैं, इस तरीके से कुछ भी ले सकते हैं। उसके अलावा अपनी कोई भी न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी हमें ना हो, जैसे कि न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी हमें होती है बहुत सारी चीज, B12 की कमी से, विटामिन सी की कमी से, या विटामिन ए की कमी से बहुत सारी हमें प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। तो वो हम, जब हमें प्रॉब्लम होती है, हमें डॉक्टर बोलते हैं कि नहीं आपको ये विटामिन की डेफिशिएंसी हो गई, तो हम तुरंत उसका सप्लीमेंट लेना शुरू कर देते हैं। अगर हम अपनी डेली लाइफ में, अपने डेली डाइट में वो नेचुरल वे में फ्रूट्स, वेजिटेबल अपनी डाइट में इंक्लूड करेंगे तो हमें सप्लीमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। उसके अलावा बहुत ज़्यादा आपका चाय कॉफ़ी पीना या अल्कोहल इंटेक ज़्यादा है तो भी हमारा मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है। तो इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा अमाउंट में नहीं, दिन में 1-2 चाय आप ले सकते हैं, अल्कोहल इंटेक भी थोड़ा सा अवॉइड करें या कम करें, तो ही हमारा मेटाबॉलिज्म इंक्रीज होगा। और इनडाइजेशन की अगर हमें प्रॉब्लम होती है तो भी हमारा मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है। ईटिंग रेगुलर टाइम की बात करूं, मेटाबॉलिज्म इंक्रीज करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। कई बार हम लोग सोचते हैं कि सुबह नहा के पूजा करके या हर चीज थोड़ा सा आराम से ब्रेकफास्ट करेंगे, 10-11 बजे ब्रेकफास्ट करते हैं, फिर उसी तरह हमारा लंच लेट होता है, मिड मील हमारी स्किप हो जाती है।
और इवनिंग तक जब हमारा लंच लेट हुआ तो इवनिंग टी या स्नैक्स जो भी हम लेते हैं वो भी हमारा स्किप होता है। तो इसीलिए बैलेंस बना के लेना बहुत जरूरी है। स्मॉल एंड फ्रीक्वेंट मील लें, लेकिन रेगुलर टाइम पे लें। ब्रेकफास्ट का टाइम हमारा 9 to 9:30 के बीच में होना चाहिए, तो कोशिश करें आपका उस टाइम तक ब्रेकफास्ट हो जाना चाहिए, उसे ज्यादा देर बाद ना करें, क्योंकि अगर आपने टाइम पे 9 बजे तक ब्रेकफास्ट किया तो 11 बजे आप मिड मील ले सकते हैं, यानी कि उस टाइम पे कोई फ्रूट्स ले सकते हैं, सैलेड ले सकते हैं, स्प्राउट ले सकते हैं, जो कि हमारी बॉडी को रिक्वायरमेंट है, जो फाइबर की हमें जरूरत है। ज्यादातर लोगों को कॉन्स्टिपेशन या स्टमक रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। तो उस सिचुएशन पे क्यों होती है हमें, क्योंकि हमारी डाइट में सैलेड बहुत कम है, हमारी डाइट में फ्रूट्स खा लिया, एक एप्पल अगर किसी ने काट के दे दिया, नहीं तो कभी कोई फ्रूट्स ले लिया, लेकिन हमारा डेली 3 मील हमें याद रहती है कि हाँ ब्रेकफास्ट लंच डिनर करना है, लेकिन फ्रूट्स या सैलेड के लिए या फिर कोई हेल्दी ड्रिंक्स के लिए हमारे टाइम के अकॉर्डिंग हम देखते हैं, कोई नहीं आज ले लिया, देखते हैं आज अभी भूख नहीं है, इस तरीके से हम करते हैं। तो इसलिए ईटिंग रेगुलर टाइम पे ईट करना बहुत जरूरी है। जो भी आप फूड ले रहे हैं उसके कैलोरीज कितना हाई, आप रोज पिज्जा, रोज परांठे, रोज ऑयली फूड खाएंगे तो भी हमारा मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाएगा। तो इसलिए जो भी आप फूड ले रहे हैं उसकी कैलोरीज काउंट, यानी कि उसमें देखें कि आपको क्या न्यूट्रिएंट मिल रहा है, या फिर बहुत ज़्यादा ओवर ईटिंग नहीं करनी है। फाइबर अपनी डाइट में ज़्यादा इंक्लूड करना है, वेजिटेबल, ग्रीन लीफी वेजिटेबल, फ्रूट्स हमारी डाइट में ज़्यादा होना चाहिए ताकि हमारा मेटाबॉलिज्म इंक्रीज हो सके। उसके अलावा फिजिकल एक्टिविटी, मैंने आपको बताया कि फिजिकली एक्टिव रहेंगे अगर हम तो भी हमारा मेटाबॉलिज्म जो है वो इंक्रीज होगा। अभी आपने ही क्वेश्चन मुझसे किया कि कैसे हमें पता लगेगा कि हमारा मेटाबॉलिज्म स्लो है। मेटाबॉलिज्म स्लो होने के आंटी कुछ सिम्टम्स होते हैं, वो मैंने आपको बताया कि आज ही मुझे पता नहीं चलेगा कि मेरा मेटाबॉलिज्म स्लो हो रहा है, वो हमें धीरे धीरे पता लगते हैं। जैसे कि आपका वेट गेन हो रहा है, आपको बहुत जल्दी थकान महसूस हो रही है, लेकिन आपको पहले नहीं होती थी। और 2 लोग, जैसे मैंने बताया, बारिश में भीग रहे हैं, एक को कोल्ड हो गया दूसरे को नहीं हुआ। एक को कोल्ड क्यों हुआ? उसका मेटाबॉलिज्म स्लो है, उसका इम्यूनिटी स्लो है, तो इस वजह से उन्हें कोल्ड हो गया, दूसरे को नहीं हुआ। कई बार हम लोग घर में बाहर से फूड ऑर्डर करते हैं, कुछ भी चाइनीज फूड ऑर्डर किया या कुछ भी किया, पूरी फैमिली ने खाया, लेकिन एक को स्टमक रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो जाती है, लूज मोशन हो गए या कुछ एसिडिटी की प्रॉब्लम हो गई, दूसरे को नहीं हुआ। तब हम सोचते हैं यार यही फूड घर में 4 लोगों ने खाया, औरों को तो नहीं हुआ, मुझे कैसे हो गया ये चीज? ऐसा तो मतलब फूड से हुआ है तो ऐसे कैसे हो गया? तो वो रीजन ये है कि आपका मेटाबॉलिज्म स्लो है। तो इसीलिए आपको फूड जो है, अगर फूड में कोई प्रॉब्लम होती तो सबको होता, औरों को नहीं हुआ, आपको हुआ, तो इसका मतलब ये है कि मेरा मेटाबॉलिज्म स्लो है, इस वजह से मुझे हुआ है। और उसके अलावा अगर मैं बोलूँ तो ये सारी चीजें होती हैं। और उसका हेयर फॉल हो रहा है हमारा बहुत ज्यादा, और अगर हमारा स्किन बहुत ड्राई हो रही है, तो ये सारे मेटाबॉलिज्म स्लो के सिम्टम्स होते हैं। और ये एक दिन के सिम्टम्स नहीं होते, ये हमारा नॉर्मली आपको धीरे धीरे करके, कोई भी अगर हमारी बॉडी में किसी विटामिन या मिनरल्स की डेफिशिएंसी है तो वो हमें एक दिन से पता नहीं चलती है कि हाँ मेरी बॉडी में इस चीज की कमी हो रही है। धीरे धीरे से उसके सिम्टम्स होने शुरू होते हैं, लेकिन हमें पता नहीं होता कि ये क्या मेरे साथ हो रहा है। तो हम उसे हम सोचते हैं कि नहीं ये नॉर्मली हो रहा है, कोई चीज नहीं है। जब वो बहुत ज्यादा हाई लेवल पे पहुंच जाती है, फिर हम डॉक्टर के पास जाते हैं, फिर हमारे टेस्ट होते हैं सारे, तब हमें पता चलता है कि हाँ। My question was that how to get it tested कि metabolism is okay or not, whether it is low or high, what is the test for it? बॉडी का टेस्ट से नहीं, आपका यही जो मैं आपको सिम्टम्स बता रही हूँ, हाँ ये चीज आपको पता लगेगा। ये आप, हर किसी की बॉडी अपनी डिफरेंट होती है, तो हमें अपनी बॉडी को मतलब हमें अपनी बॉडी के बारे में पता है। जैसे कि मैंने कई बार आपको बताया भी है कि हम हैवी दालों की अगर मैं बातें करूँ, राजमा, चने, छोले, कई बार राजमा खा के किसी को गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो जाती है, किसी को नहीं होती, किसी को चने खा के होते, किसी को नहीं होती, क्योंकि क्यों, सबकी बॉडी डिफरेंट है, सबका मेटाबॉलिज्म डिफरेंट है। तो कोई फूड को मैं जल्दी से डाइजेस्ट कर लेती हूँ। मैंने सुबह ब्रेकफास्ट किया, मैंने 2 परांठे खाए, 2 चपाती खाई, दाल खाई, सब्जी खाई, जो भी चीज मैंने लिया, और उसके बाद 2 घंटे बाद मुझे भूख लग गई,
ठीक है, वही चीज अगर आपने खाया है और 2 घंटे बाद भी आपको नहीं यार आज सुबह लंच में मैंने दाल रोटी सब्जी बहुत कुछ खा लिया, बहुत हैवी हो गया, अब मेरे को भूख कम है तो मैं लंच थोड़ा सा लाइट करूंगी, थोड़ा सा खिचड़ी दलिया इस तरीके से, तो क्यों? क्योंकि मेरा मेटाबॉलिज्म हाई था, मैंने जो खाया फटाफट मुझे डाइजेस्ट हो गया। तो बॉडी पे डिपेंड करता। अब आपकी बॉडी ने आपको बताया है कि हाँ आपका मेटाबॉलिज्म स्लो है, सुबह आपने हैवी खाया है, लंच में आपकी बॉडी डिमांड कर रही है कुछ लाइट फूड की, लेकिन नहीं, आपको उसी समय कोई गेस्ट आया और साथ में कचौड़ी समोसे कुछ ले आया और आपने वो खा लिया, ठीक है। तो हमारी बॉडी ने हमें पहले ही बताया था कि मेरी बॉडी में अब रिक्वायरमेंट नहीं है हैवी फूड की, मुझे लाइट फूड लेना है, लेकिन नहीं, सामने कचौड़ी समोसे अगर पड़ी हो तो, और हम इंडियन हैं, हम तो वैसे ही चटपटा खाना पसंद होता है, तो एक समोसे से कुछ नहीं होता करके हम खा लेंगे। लेकिन हाँ फिर इवनिंग से जो हम परेशान होंगे, यार आज तो बहुत हैवी, बहुत एसिडिटी हो रही है, बहुत ज्यादा हैवी खा लिया, नहीं खाना चाहिए, तो मुझे लंच में खिचड़ी ही खाना चाहिए। बॉडी ने पहले ही बताया था, हमारी बॉडी हमें पहले ही बताती है कि हमें किस चीज की रिक्वायरमेंट है, लेकिन हम वो चीज फॉलो नहीं करते हैं। हम वो चीज फॉलो नहीं करके हम लोग क्या करते हैं आपका कि नहीं कोई बात नहीं, खा लेते हैं, कोई बात नहीं, आज शाम को थोड़ा सा वॉक ज्यादा कर लेंगे या फिजिकल एक्टिविटी कुछ कर लेंगे इस तरीके से। बट ये नहीं, बॉडी हमें पहले से बताना शुरू कर देती है कि नहीं, लंच में हल्का खाना है, डिनर में लाइट फूड खाना है, सुबह ब्रेकफास्ट हैवी किया है, तो अगर हम उसे फॉलो करेंगे तो हमारा मेटाबॉलिज्म अपने आप हाई रहेगा। दूसरा, वाटर इनटेक, पानी हम जब प्यास लगती है हम तभी पीते हैं, मॉर्निंग में ही, जहाँ पे आपका जो भी रूम में आप बैठते हैं, ड्राइंग रूम में, बेडरूम में, जहाँ पे आप हमारे मोटिव का सेशन अटेंड कर रहे हैं, वहां पे 3 बॉटल पानी की सुबह ही पानी भर के अपने पास रख लीजिए। आपने शाम को 4 बजे तक का टारगेट फिक्स करना है कि 4 बजे तक मैंने ये 3 लीटर पानी जो है ये खत्म करना है किसी भी तरह। 3 लीटर या 2 लीटर की मैं बात करूं, अगर आपने शाम को 4 बजे तक, मैं इसलिए कह रही हूँ कि 4 बजे के बाद ना थोड़ा सा जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है, एडल्ट एज में हमें जैसे बार बार यूरिन पास आउट ज्यादा होता है, उसके बाद पानी तब पीजिए जब आपको प्यास लगे या मेडिसिन खानी हो तब। तो 4 o'clock तक का टारगेट रखें कि 4 बजे तक मुझे ये इतना पानी पीना है। और जब आप शाम को 4 बजे देखेंगे, अरे मैंने आज सुबह से 1 ही बॉटल पानी पिया है, 2 बॉटल तो मेरी यहाँ भरी हुई है पानी, तो नेक्स्ट डे अपने आप आपको लगेगा कि हाँ मेरा वाटर इंटेक बहुत कम है। अभी क्या होता है कि हमें प्यास लगी, एक बॉटल उठाई, एक सिप लिया, बस रख दिया, हमें नहीं पता मैंने पूरे दिन भर में कितना पानी पिया है। तो अपने पानी के इंटेक को भी कैलकुलेट करने के लिए, हाँ कोई किडनी पेशेंट है या डॉक्टर ने उनको कम पानी के लिए बोला है तो प्लीज, या हार्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो वो लोग पानी का इंटेक अपना कम रखें, लेकिन नॉर्मली आप लोग पानी का इंटेक अपना नॉर्मल रख सकते हैं। ये सारी चीजें हमारे मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज करने में हेल्प करती हैं। तो थैंक यू सो मच, ये मेरा आज का टॉपिक था। अब आप इससे रिलेटेड क्वेश्चंस मुझसे कर सकते हैं। रश्मि, मेरा क्वेश्चन ना थोड़ा सा डिफरेंट है इससे। कभी कभी तुम कोकोनट वाटर लेते हो तो टेस्ट उसका हल्का फुल्का चेंज होता है। लिया तुमने फ्रेश कोकोनट वाटर तो उसका फ्लेवर मतलब मीठा ना आके, नॉर्मल सा ना आके, हल्का सा डिफरेंट सा आता है, क्या वो पीना चाहिए या नहीं पीना चाहिए? आंटी पीना चाहिए, अगर आप फ्रेश कोकोनट वाटर लेके आपके सामने खोल के दे रहा है वो, ठीक है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि वो नेचुरल चीज है। नेचुरल चीज में कोई स्वीटनर या कोई मिठास आपने ऐड नहीं की, तो नेचुरल चीज का टेस्ट अलग भी हो सकता है। हम नॉर्मली करेले की सब्जी बनाते हैं, कोई करेला बहुत कड़वा होता है, लेकिन कोई करेला नॉर्मल होता है, तो ऐसे नहीं है, वो नेचुरल चीज अगर आप फ्रेश ले रहे हैं तो उसमें कोई, बस प्रिजर्वेटिव वाला कोकोनट वाटर जो टेट्रा पैकिंग में मार्केट में मिलता है, कहते हैं कि नेचुरल है, प्लीज वो ना लें, क्योंकि उसमें शुगर भी ऐड करते हैं वो। तभी आप देखेंगे कि जो हम नेचुरल कोकोनट वाटर लेते हैं और बॉटल वाला कोकोनट वाटर लेते हैं, दोनों में डिफरेंस होता है, दोनों के टेस्ट में डिफरेंस होता है। मैंने फ्रेश लिया था, मैं यही सोच रही थी कि पी लेना चाहिए, कुछ पी लेना चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर फ्रेश आपके सामने खोल के दे रहा है उसमें कोई दिक्कत नहीं है, नेचुरल चीज है, टेस्ट चेंज हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। ठीक है, थैंक यू। तो आज के टॉपिक से रिलेटेड कोई क्वेश्चंस? Hi Rashmi, this is Rashmi here. हेलो मैम। I know this question has been asked a lot many times, but I want to know that ये जो intake of water है, I should be having at least 1.5 liters, right? And I'm 51 kg. And एक बार आपने कैलकुलेशन भी बताया था कि कितना, हाँ जी। तो एक तो वो कैलकुलेशन एक बार रिपीट कर दीजिए।
प्लीज। एंड दूसरी चीज की ये जैसे मैंने सुबह छाछ लिया है, शाम को फिर कभी कभी लस्सी भी पी लेती हूँ या एप्पल स्मूदी पी लेती हूँ एप्पल के साथ। हाँ जी, तो ये सब उस लिक्विड में इंक्लूडेड नहीं होगा या ये सब उस लिक्विड में इंक्लूडेड होगा। अगर आप प्लेन वाटर नहीं पी सकते हैं तो कोकोनट वाटर, बटर मिल्क, लस्सी, आपका लेमन वाटर या फिर आपका ये चने सत्तू, कुछ भी आप ले रहे हैं लिक्विड फॉर्म में, कुछ भी आप इंक्लूड कर रहे हैं, तो वो सारी चीजें हम लिक्विड इनटेक में ही आपका करते हैं। और जो आपने वाटर का कैलकुलेशन का मुझसे पूछा, तो कैलकुलेशन की मैं बात करूँ तो हर किसी के बॉडी वेट पे डिपेंड करता है। जितना हमारा बॉडी वेट है उससे उसको हमें डिवाइड करना होता है, वो एक फॉर्मूला होता है। तो प्रॉपर मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगी, और आपके साथ तो 5 बजे मेरी मीटिंग भी है आज, तो उस टाइम पे मैं आपको प्रॉपर क्लियर करूंगी, क्योंकि अभी मैं अगर एक्सप्लेन करूंगी तो सब कंफ्यूज हो जाएंगे कि कैसे कैलकुलेट करना है, क्या चीज करना है। तो मैंने अपना डिटॉक्स वाटर का नेक्स्ट सेशन लेना भी है, क्योंकि आप लोगों को थोड़ा सा वाटर इनटेक कम ही रहता है। विंटर्स आएंगे, सर्दियों में तो वैसे भी पानी कम पीते हैं, तो थोड़ा सा डिटॉक्स वाटर की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो साथ में आपका वाटर की कैलकुलेशन भी उस टाइम पे मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि कैसे आप लोग अपना कितना वाटर इनटेक आपने करना है वो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। डॉक्टर रश्मि, रश्मि मैम, हाँ एक सेकंड, रश्मि मैम और कोई क्वेश्चंस? थैंक यू सो मच, योर टॉक वाज वंडरफुल टॉक। थैंक यू मैम, थैंक यू। हाँ जी मैम। रश्मि, मेरी नसों में काफी अच्छा रहा है गर्मियों में। अब ये 1 वीक से टांगों की नसें फिर वही पेन शुरू हो गई है, खिंचाव। यूरिक एसिड कितना है आंटी? अभी तो डिसेंटली नहीं कराया, पहले तो लास्ट कैसा था पहले, जब पहले भी प्रॉब्लम होती थी? ठीक, ज़ेरेलिक गोली खाती हूँ यूरिक एसिड की डेली। अच्छा, अभी कुछ टाइम के लिए ना अपना प्रोटीन इंटेक थोड़ा सा कम कर दीजिए, ठीक है? या फिर आप एक बार अपना यूरिक एसिड का टेस्ट करवा लीजिए, क्योंकि कई बार उस वजह से भी होता है। और जब तक टेस्ट की रिपोर्ट्स नहीं होगी तो मैं आपको नहीं बता सकती कि किस रीजन से हो रहा है, क्योंकि जब हमारा यूरिक एसिड हाई हो या बॉर्डर लाइन पे हो तो हमें लो प्यूरिन डाइट एडवाइस की जाती है। प्रोटीन, थोड़ा सा प्रोटीन हम हटा नहीं सकते अपनी बॉडी से, सॉरी अपनी डाइट से, लेकिन कम कर सकते हैं, बैलेंस बना के लेना है। अर्ली मॉर्निंग आप मिल्क ले रहे हैं तो साथ में आप कोशिश ये करें कि सिर्फ मिल्क लें। पनीर, अंडा या कुछ इस तरह की चीज खाते हैं तो वो इंक्लूड ना करें। आप लंच में या डिनर में वो चीज ऐड कर सकते हैं, या फिर जिस दिन आपने हैवी दालें, राजमा, चने, छोले या कुछ इस तरीके की चीजें ली हैं तो उस दिन आप कुछ भी प्रोटीन वाला आइटम और कुछ ना लें। ये बैलेंस बना के लेना होता है। एक दिन में एक ही तरीके का प्रोटीन। अंडा खाते नहीं है तो पनीर और राजमा, चने, छोले या हैवी दालें सब साथ में नहीं लेनी आती, थोड़ा सा बैलेंस बना के लेना है। क्योंकि क्या होता है कि आपका यूरिक एसिड हाई है, ठीक है, और अगर हम ये हैवी चीजें लेते हैं तो उससे भी हमें ज्वाइंट पेन होना, थोड़ा सा ये सारी चीजें सिम्टम्स शुरू होते हैं। तो अभी आपने कोई ब्लड टेस्ट वगैरह कुछ करवाया है अपना? फिलहाल नहीं कराया, हो गए 5-6 महीने। अच्छा, तो 5-6 महीने काफी टाइम होता है, तो प्लीज एक बार अपना 3 मंथ में एक बार अपना ब्लड टेस्ट रिपीट करा, बॉडी चेकअप करा लिया कीजिए, ठीक है? और अपना एक बार टेस्ट करवाएंगे तो उसकी रिपोर्ट्स के बेस पे हमें पता है, क्योंकि आप डायबिटिक भी हैं, ठीक है? हाँ, तो शुगर की वजह से भी ये सारी नसों में जो प्रॉब्लम होती है वो सारी चीजें हमें होती हैं। यूरिन पास आउट ज्यादा होना, ठीक है, नींद ज्यादा आना, भूख ज्यादा लगना, नसों में दर्द होना, ये सारे शुगर ये चीजें कुछ भी नहीं है। सिम्टम्स ज्यादा, मतलब नॉर्मल भूख है, नींद भी ज्यादा नहीं आती, ये चीजें है ही नहीं है। अच्छा, तो ये एक्चुअली लगता है शायद थोड़ा बहुत 2-4 गिलास पानी कम पी रही हूँ, या तो कुछ लग रहा है ऐसे। पानी भी पीजिए, लेकिन ये सारे ना सिम्टम्स होते हैं, इनमें से कुछ भी हमें हो रहा है तो इसका मतलब ये है मेरी शुगर लेवल हाई जा रही है। तो ये बेसिक सिम्टम्स है। डायबिटिक को पता होना चाहिए कि हाँ मुझे ऐसे कुछ सिम्टम्स हो रहे हैं तो मेरा शुगर मुझे चेक करना है। अपना घर में ग्लूकोमीटर है तो अपना फास्टिंग या पीपी, हाँ वो एक बार चेक कीजिए, ताकि आपको भी पता रहे कि हाँ आपका शुगर लेवल कितना है। तो इस वजह से भी ये छोटे छोटे सिम्टम्स होते हैं, कई बार हम इग्नोर करते हैं, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि हाँ ये सिम्टम्स है तो मेरा शुगर लेवल हाई जा रहा है, या कुछ इस तरीके की मुझे शुगर से रिलेटेड प्रॉब्लम हो रही है। अब हम कहते हैं कि मैं मीठा बिल्कुल नहीं खाती,
मैं डायबिटिक हूँ, मैं मिठाई की तरफ देखती भी नहीं हूँ, लेकिन सिर्फ मिठाई खाने से शुगर लेवल हाई नहीं जाता है। हमारा जो हम फूड ले रहे हैं कई बार उसका भी इफेक्ट पड़ता है, तो हर चीज का इफेक्ट पड़ता है। तो इसीलिए थोड़ा सा अपना शुगर चेक करते रहिए। और 3 मंथ में आप डायबिटिक हैं तो प्लीज 3 मंथ में अपना फुल बॉडी चेकअप प्लीज जरूर करवाइए। जी जी, चलो ठीक ठीक ठीक। अच्छा रश्मि, if some people, you know, they have got very low appetite. रश्मि, What do you think? Is there anything with which we can improve their appetite? वो डिपेंड करता है। अगर तो आप बाय बर्थ मतलब पहले से ही आपका ऐसा है कि डाइट इंटेक कम है, ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर अचानक से ऐसा कुछ हो रहा है कि आपका I'm talking about children actually. Some children eat very little, you know. So is there any way? उनके साथ तो ये मैं बोलूंगी कि जंक फूड खा लेते हैं, खाने से पहले चोकोपाई खा लिया, बिस्किट खा लिया, चिप्स खा लिया, तो डाइट अपने आप कम हो जाएगी। तो हमेशा जब भी आप बच्चों के साथ ये चीज फॉलो कर रहे हैं तो प्लीज कोई भी खाना, लंच, ब्रेकफास्ट, डिनर जो भी वो ले रहे हैं, आप उसके बाद उनके साथ ये वो रखिए कि जो भी जंक फूड खाना है, मनाही नहीं है, केक भी खाओ, जो भी खाना है, बर्गर खाओ, सब कुछ खाओ, लेकिन 2 चपाती फिनिश करने के बाद खानी है। और अगर बच्चा बहुत छोटा है तो प्लीज उनको आप थोड़ा एपेटाइट इंक्रीज करने के लिए टॉनिक मिलते हैं मार्केट में, आप उनके डॉक्टर्स रिकमेंड करेंगे, वो मैं नहीं कर सकती हूँ रिकमेंड, तो आप वो थोड़ा सा लेना मतलब देना शुरू कीजिए, तो एपेटाइट अपने आप इंक्रीज होगा। और कितनी एज है बच्चे की? 11 years. 11 इयर्स का, तो ये पीडियाश्योर और ये सब चीजें भी आप मिल्क में ऐड कर सकते हैं, ये भी थोड़ा सा हमारा एपेटाइट जो है वो इंक्रीज करता है। लेकिन 11 इयर्स के एज में क्या होता है, इस टाइम पे बच्चे को ना रोटी सब्जी से ज्यादा बाहर का खाना चीजें ज्यादा पसंद होती हैं। तो या तो घर में लिमिटेड अमाउंट में लेके आए, और जब लाते भी हैं तो कोशिश करें कि लंच करने के बाद उनको कितना भी खाना है कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट उसके साथ या उससे पहले ना दें, क्योंकि तब बच्चा अगर वो चीजें खा लेता है तो अपने आप उसकी डाइट कम हो जाती है, इसलिए। Okay, thank you so much, Rashmi. Thanks a lot. हाँ जी सर। हाँ रश्मि, मेरा एक सवाल ये है कि अगर आपका लाइफस्टाइल ठीक है, बैलेंस डाइट खा रहे हो, तो आपका ये मेटाबॉलिज्म जो है कांस्टेंट रहेगा या probably this will also fluctuate on daily basis? नहीं, अगर आपका लाइफस्टाइल अच्छा है, डाइट आप नॉर्मल ले रहे हो, वाटर इनटेक आपका पूरा है, तो ये आपका मेटाबॉलिज्म हाई है या मेटाबॉलिज्म लो है आपको अपने आप पता चल जाएगा। आप फिट महसूस हो रहे हैं, आपको कोई थकान महसूस नहीं हो रही है, आपको ऐसा कुछ फील होता है कि मुझे थकान महसूस हो रही है, मुझे नींद ज्यादा आ रही है, मुझे चिड़चिड़ापन, जो मैं बोलूँ बहुत छोटी बात पर बहुत गुस्सा आ जाता है, ये सारे मेटाबॉलिज्म स्लो के सिम्टम्स होते हैं। लेकिन अगर आपकी डाइट प्रॉपर है, आप फिजिकली एक्टिव है, तो आपका मेटाबॉलिज्म अपने आप नॉर्मल रहेगा। ऐसा नहीं है कि वो अप डाउन कुछ होगा, ऐसा कुछ नहीं है, आपका नॉर्मल रहेगा। और वो आपको खुद से पता लगेगा कि हाँ मैं तो प्रॉपर सब कुछ करता हूँ, मुझे ऐसा कोई वीकनेस नहीं। आप अपनी एज के अकॉर्डिंग अपने किसी फ्रेंड्स को देखिए कि हाँ वो बोलेंगे यार बहुत पैरों में दर्द हो रहा है, घुटनों में बहुत दर्द है और बहुत थकान महसूस हो रही है, मैं तो आज पार्क के 1 राउंड लगा सकता हूँ, इससे ज्यादा नहीं। लेकिन आप कहेंगे नहीं यार, अच्छा तू बैठ, मैं 2 राउंड लगा के अभी आता हूँ, तो आपको अपने आप पता चल जाएगा कि हाँ आपका मेटाबॉलिज्म किस उस पे है, कि आप फिजिकली एक्टिव हैं और सब कुछ फॉलो कर रहे हैं, उसका रिजल्ट आपको मिल रहा है। डाइट प्रॉपर ले रहे हैं, फिजिकल एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो रिजल्ट आपको मिल रहा है, आपका मेटाबॉलिज्म हाई है, इसलिए। तो मेरा अभी नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है कि कौन सी डाइट ऐसी है या कौन से खाने ऐसे हैं जिससे मेटाबॉलिज्म आपकी खराब हो जाती है? पिज्जा, बर्गर, मोमोज, मैदे वाली कचौड़ियाँ, समोसे, परांठे, डेली में दिन भर अगर सुबह से शाम तक ऑयल में डीप फ्राई की हुई चीजें खा रही हूँ तो मेरा मेटाबॉलिज्म अपने आप स्लो हो जाता है। अभी मैंने जैसे बताया था कि ब्रेकफास्ट में मैंने हैवी किया है, लेकिन लंच में मेरा टमी ने पहले ही बोल दिया कि नहीं आज कुछ हल्का खाना चाहिए। सुबह आलू के परांठे और गोभी के परांठे खाए हैं, लेकिन उसके बाद भी मैं लंच में बिरयानी खा लूँ, लंच में समोसे खा लूँ, तो मेरा मेटाबॉलिज्म अपने आप स्लो हो जाएगा, क्योंकि मेरे कितने दिन तक वो ऐसा चलता रहेगा? कितने दिन तक नहीं चलेगा, मतलब अगर एक दिन कुछ आपका मेटाबॉलिज्म खराब हो रहा है तो वुड इट कंटिन्यू फॉर 1 or 2 days? मेटाबॉलिज्म, हाँ, अगर जैसे मैंने आपको बताया अभी कभी फेस्टिवल टाइम होता है, दिवाली के टाइम पे आज छोटी दिवाली, आज बड़ी दिवाली, कल भैया दूज, ऐसे करके रोज ही फंक्शन होते हैं घर में, मिठाइयों का ढेर होता है घर में और बाहर से जो भी गिफ्ट वगैरह आते हैं, बहुत चीजें होती हैं। लेकिन उस टाइम पे मैं मना नहीं करती, अगर आपने पूरी खाई है, आपने मिठाई खाई है, कुछ भी खाया, लेकिन फेस्टिवल के
4 दिन बाद अपनी बॉडी को डिटॉक्स कीजिए। उस दिन 1 दिन के लिए अपनी बॉडी में डिटॉक्स डाइट फॉलो करनी है। जैसे हम फास्ट रखते हैं, व्रत रखते हैं, लेकिन व्रत ना रख के आप क्या कर सकते हैं, उस दिन नमक नहीं खाना है बिल्कुल। आपने पूरे दिन भर जो भी डाइट लेंगे वो सॉल्ट फ्री होनी चाहिए, शुगर फ्री होनी चाहिए। आपने दूध का दलिया बना के ले लिया, आपने ओट्स ले लिए, आपने पोहा ले व्हीट फ्लेक्स ले लिया, इस तरीके से कुछ ले लिया, तो आपकी बॉडी अपने आप डिटॉक्स हो गई, क्लीन हो गई। आपको फिर कुछ फॉलो करने की जरूरत नहीं है। फेस्टिवल एंजॉय कीजिए, सब कुछ खाइए, लेकिन उस फेस्टिवल खत्म होने के बाद बॉडी को, लीवर को डिटॉक्स करने के लिए हमें थोड़ा सा बॉडी की क्लींजिंग बहुत जरूरी है, वो करना है। ओके, थैंक यू। डॉक्टर रश्मि, अनीता शर्मा बोल रही हूँ। मेरा ये क्वेश्चन है कि मुझे लगता है कम आती है। मतलब जैसे मैं अगर 10 बजे सोऊंगी रात को, तो मेरी 3 बजे सुबह नींद खुल जाती है। अच्छा, तो मुझे समझ नहीं आ रहा रीजन क्या है। मुझे थोड़ा थायराइड की प्रॉब्लम है। दिन में सोते हैं? नहीं, दिन में भी नींद नहीं आती मुझे। दिन में भी नहीं आती। स्ट्रेस लेवल, किसी चीज की टेंशन? नहीं जी, नहीं, कोई स्ट्रेस नहीं है। मैं बिल्कुल खुश हूँ, हैप्पी हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे। पर नींद का मुझे इशू है। जब 3 बजे नींद खुलती है तो उस समय क्या मतलब भूख लगती है या क्या होता है? नहीं, कोई भूख नहीं लगती, कुछ नहीं लगता, बल्कि मुझे अपने आप को एक पॉजिटिव फीलिंग आती है कि मैं ब्रह्म मुहूर्त में उठती हूँ, तो वो जो मैं मंत्र जाप जैसे मैं करती हूँ, तो मेरे मन में वो चलना शुरू हो जाता है। अच्छा, ठीक है। लेकिन ये है कि वो अब मैं सारा टाइम, तो फिर उसके बाद पता नहीं उसके बाद कब नींद आती है। और फिर मेरी जो नींद है वो मतलब जैसे मुझे वॉक पे 6 बजे जाना है, तो मैं 7 बजे उठूंगी, 7:30 उठूंगी, तो वो बीच में गैप आ जाता है। वो मुझे समझ नहीं आ रहा रीजन क्या है। कुछ मेडिकल कंडीशन, डायबिटीज या? नहीं, सिर्फ थायराइड है। थायराइड के प्रॉब्लम है। अच्छा, तो मैम ऐसा कोई रीजन नहीं है कि मुझे नींद, लेकिन उसके बाद आप कह रहे हो कि आपको नींद आ जाती है? हाँ, ठीक है, कभी-कभी आ जाती है। आ जाती है। नींद आपकी पूरी हो रही है, ठीक है। मेन आपको क्या करना है, एक तो रात को 10 की जगह कोशिश करें 11 बजे तक सोइए। जब आपको पता है कि मेरी नींद जो है वो इसी तरीके की है कि हाँ 4-5 घंटे में वो नींद पूरी हो जाती है, ठीक है। तो और दिन में सोना नहीं है, तो आप रात को 11 बजे करीब सोएंगे तो अपने आप 4 बजे तक, 5 बजे। वो मैं कोशिश बहुत करती हूँ, लेकिन वो उस टाइम नींद का इतना प्रेशर होता है ना कि मतलब सुबह के उठे हुए हैं, दिन में भी नहीं आपने कोई नींद ली, कोई नैप नहीं ली, तो उस टाइम मैं जितना मर्जी कोशिश कर लूं, वो बस मुझे फिर बेड ही नजर आता है। तो आपने एक चीज फॉलो करनी है कि जब आपकी 3 बजे 4 बजे नींद खुलती है, तो उस टाइम पे जैसे आपने कहा मंत्र वगैरह जो आप उच्चारण वगैरह कुछ भी करते हैं, तो उस टाइम पे आपको जो भी मंत्र, हनुमान चालीसा, गायत्री मंत्र जो आपको पसंद है, उसको स्लो वॉल्यूम पे अपने मोबाइल पे लगा के आपने आईज क्लोज करके लेटना है। 5-10 मिनट में ही आपको नींद आ जाएगी, ठीक है। और साथ में हाँ, उसके बाद अपने आप ही आपकी नींद जो है वो 1-2 दिन आपको ऐसा लगेगा अपने आप नींद पूरी होनी शुरू हो जाएगी, ठीक है। इसका कोई पर्टिकुलर रीजन नहीं होता और इसमें कोई स्ट्रेस की बात भी नहीं है कि मेरी नींद 3 बजे खुलती है। कई बार सबके साथ होता है, हमारे साथ भी ऐसा होता है कि रात को 2 बजे 3 बजे नींद खुली, हम वॉशरूम वगैरह गए, तो उसके बाद आके भी काफी देर तक हमें नींद नहीं आती, ठीक है। वो क्यों होता है कि कई बार हमें लगता है मुझे कोई स्ट्रेस नहीं है, ठीक है, अभी मेरी उतनी एज भी नहीं हुई कि मैं कहूँ कि नहीं मुझे बहुत ज्यादा फैमिली की हर चीज की स्ट्रेस लेवल है, लेकिन स्ट्रेस अपने आप होता है, ठीक है, कोई रीजन नहीं होता। अभी मेरा अगर मैं बोलूं कि मेरा सेशन है 12 बजे, तो वो अपने आप ही मेरा स्ट्रेस लेवल हाई कि हाँ मेरा 12 बजे सेशन है, 12 बजे सेशन, ऐसे कोई मतलब कोई रीजन नहीं है। सेशन में रोज होता है, इवनिंग में भी होता है, मॉर्निंग में भी होता है, कोई पर्टिकुलर एक रीजन नहीं होता। स्ट्रेस कोई लेता नहीं है, वो किसी छोटी बात का भी हो जाता है, किसी भी चीज का। मैं बोलूं नॉर्मली अगर मैं फीमेल की बात करूं तो कई बार तो हमें इस चीज का भी स्ट्रेस हो जाता है, यार आज डिनर क्या बनाएंगे, घर में कोई सब्जी नहीं है, क्या बनाएंगे, रोज रोज वही घिया दो टिंडा खा के परेशान हो गए, ये भी स्ट्रेस हम ले लेते हैं। तो इसलिए कोई रीजन नहीं होता। आप कह रहे हो कि आपको कोई स्ट्रेस नहीं है, लेकिन हाँ माइंड में कुछ चल रहा होता है, तो कई बार 3 बजे नींद खुल जाती है, फिर आप उसके बारे में सोचने लगते हो, इसलिए आपको नींद थोड़ा सा लेट आती है। और वो ऐसा कोई बहुत इंपॉर्टेंट बात नहीं होगी,
इसलिए आपको लग रहा है कि वो स्ट्रेस नहीं है, लेकिन हाँ चीजें भी हैं। या फिर आपको 6 बजे मुझे वॉक करने जाना है, उसी बात का सोचने लगेंगे कि अब मेरी नींद खुल गई, 6 बजे मुझे वॉक करने जाना है, मेरी नींद नहीं खुलेगी, तो ये भी मैं सोचती रहूंगी, तो मेरा स्ट्रेस लेवल अपने आप हाई हो जाएगा। तो स्ट्रेस पता नहीं रीजन तो मुझे फिर यही लगता है कि शायद मेरी 6 घंटे में नींद पूरी हो जाती है। नहीं, ऐसा नहीं है 6 घंटे में नींद पूरी हो जाती है, कई बार ऐसा भी होता है, लेकिन दूसरा रीजन ये है माइंड में बहुत चीजें चलती रहती हैं। और वो जो माइंड में हमारी बहुत चीजें चल रही है ना, तो वो स्ट्रेस में कब कन्वर्ट हो जाती है हमें नहीं पता नहीं चलता। और वो एक बेसिक स्ट्रेस होता है, वो हमारी लाइफ ही ऐसी है, वो हर किसी के साथ होता है। हाँ, कोई भी ऐसा नहीं है कि हम सोचे कि हमें किसी चीज का स्ट्रेस नहीं है। चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू रश्मि जी। मेरा एक क्वेश्चन है कि मेरे अभी ब्लड वर्क हुआ था, सारे टेस्ट हुए थे, उसमें B12 की डेफिशिएंसी आई है। हाँ जी। उसके लिए क्या करना चाहिए डाइट में? उसका भी कोई मेटाबॉलिज्म पे इफेक्ट होता है? हाँ, उसका भी इफेक्ट होता है मेटाबॉलिज्म पे, जैसे मैंने बताया ना, विटामिन्स मिनरल्स की डेफिशिएंसी हो तो भी हमारा इफेक्ट होता है। आप वेजिटेरियन है, नॉन वेजिटेरियन? वेजिटेरियन है ना? वेजिटेरियन है, हाँ। तो वेजिटेरियन लोगों में थोड़ा सा B12 की डेफिशिएंसी होती ही है, क्योंकि B12 के जो सोर्सेज हैं वो आपका सी फूड्स, एग, फिश, चिकन, इन चीजों में ज्यादा होता है। तो एज कंपेरिजन टू वेजिटेरियन फूड की अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो अभी तो अगर आपका B12 बहुत ज्यादा कम है, कितना आया है रेंज? 193 है, 211 रेंज है। अच्छा, 111 से स्टार्ट, मिनिमम 211 to 900। डॉक्टर ने कोई सप्लीमेंट भी रिकमेंड किया है? अब लिया है मैंने एक सप्लीमेंट, न्यूरोकाइन लिया है। वो आपने 1 मंथ तक या 2 मंथ तक आपको डॉक्टर ने रिकमेंड किया होगा, वो आपको लेना है। अपनी डाइट में थोड़ा सा पनीर, सोयाबीन, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट, आपका कर्ड, लस्सी, बटर मिल्क, ये चीजें आपने थोड़ा सा ऐड करनी है, ठीक है। वेजिटेरियन सोर्सेज भी हैं ये, लेकिन उतने अमाउंट में नहीं होता। लेकिन हाँ, जो हमारी अभी आपने 1 मंथ तक B12 की सप्लीमेंट लिया, उसके बाद अगर आप डाइट में ये फॉलो करेंगे तो दोबारा डेफिशिएंसी नहीं होगी, ठीक है। और 700 तक आपका होना चाहिए, ठीक है। अगर 211 की भी मैं बात करूँ तो वो भी बॉर्डर लाइन पे ही है, वो बॉर्डर लाइन। हाँ, तो इसीलिए हमें उसे इंक्रीज करने के लिए थोड़ा सा अपनी डाइट में आपका सोयाबीन, पनीर है, आपका दालें हैं आपकी, जो भी ये चीजें थोड़ा सा ऐड करें। और सप्लीमेंट अभी आप लेते रहें 1 मंथ तक, ठीक है। और बाकी सप्लीमेंट अभी बंद नहीं करने। नहीं, लेकिन ये चीजें तो मेरे ऑलरेडी डाइट में इंक्लूडेड है। डेली बेसिस पे आप पनीर खाते हैं? पनीर नहीं खाते तो छोले या दाल खाते हैं, दूध भी लेते हैं, दही भी लेते हैं। कितना लेते हैं आंटी पूरे दिन भर में? नहीं, ऐसे तो मैंने काउंट नहीं किया, जो नॉर्मल। हाँ, हमारे साथ क्या होता है कि आज मैंने दिन में दाल खा ली तो मुझे लगता है कि मेरे प्रोटीन की या जो भी मेरे को विटामिन्स B12 वगैरह की जो भी प्रॉब्लम है, वो 1 कटोरा दाल मेरी पूरी कर देगी। बट ऐसा नहीं होता, बैलेंस बना के हमें, जैसे प्रोटीन की ही बात करूं तो पूरे दिन भर में 60 ग्राम प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है। 60 ग्राम वेजिटेरियन के लिए अपनी डाइट में इंक्लूड करना बहुत ही टफ काम होता है। तो इसीलिए सुबह आपने पनीर इंक्लूड किया, लंच में आपने दाल इंक्लूड की, शाम को आपने दाल की चपाती बना के ले लिया, स्नैक्स में आपने सोयाबीन की जो भी सोया चाप वगैरह कुछ भी घर में बना के वो इंक्लूड कर सकते हैं आप। इस तरीके से हर मील में इंक्लूड करना बहुत जरूरी है। प्रोटीन का लेवल तो मेरा ठीक आया, वैसे प्रोटीन का लेवल ठीक आया है ना, लेकिन आपका हाँ B12 कम आया है, तो थोड़ा सा ये ध्यान रखना है आपने, क्योंकि इसके जो सोर्सेज होते हैं वो आपका मतलब सी फूड्स वगैरह में ही ज्यादा होता है आपका, तो इसीलिए ये चीजें अभी आपने इंक्लूड करनी है। थैंक यू। ठीक है, थैंक यू मैम। मैडम रश्मि, मैं हरीश श्रीवास्तव बोल रहा हूँ। हाँ जी मैम। आपने मेरी डाइट बनाई थी चार्ट जाने से पहले छुट्टी पे। अच्छा, हाँ जी। अभी मैंने दोबारा सारे टेस्ट कराए हैं, तो वो मैं आपको दोबारा भेज दूं, जरा उसको चेक करके मेरे डाइट के बारे में कुछ गाइड कर पाएंगी? हाँ, मैं गाइड कर पाऊंगी। आपके जो भी ERM है आप उनके थ्रू एक बार मुझे भेज दीजिएगा। ठीक है। हाँ, जो भी आपके ERM है तो उनके थ्रू मैं एक बार चेक कर लूंगी, क्योंकि मुझे लास्ट टाइम भी उनके ही थ्रू भेजा था मैंने। हाँ, मुझे देखना पड़ेगा अंकल कि क्या चीज कैसे थी, उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, हाँ जी। ओके, थैंक यू रश्मि। थैंक यू सर। डॉक्टर शाम को भी आपका सेशन है आज?
आज शाम को मेरा सेशन नहीं है, बट आज शाम को मैं आपका जो हमारा सैलेड मेकिंग कंपटीशन और कुकिंग विदाउट फायर का कंपटीशन हुआ था, तो 5 बजे मैं 10 मिनट्स के लिए ज्वाइन करूंगी आपको, जो भी हमारे विनर थे उनका नाम अनाउंस करने के लिए। और सेशन मेरा नहीं है आज शाम का। कल आज जिन्होंने मिस कर दिया तो वो कल शाम को 6:30 बजे मेरा सेशन अटेंड कर सकते हैं। अच्छा, हाँ जी। अभी आप कह रहे थे ना वाटर इनटेक के बारे में शाम को बताऊंगे सब कुछ। नहीं, नेक्स्ट सेशन में बताऊंगी मैंने अच्छा, कहा, जब भी नेक्स्ट सेशन मेरा होगा। हाँ, तो उसमें मैं आपको वाटर का, डिटॉक्स वाटर का रेसिपी भी बताऊंगी आपके साथ, और वाटर की कैलकुलेशन और सब कुछ वो मैं आपको उस समय एक्सप्लेन करूंगी, क्योंकि वो एक अलग टॉपिक है, तो उसी के अकॉर्डिंग चलेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। आप लोगों को भी क्लियर होगा कि हाँ क्या चीज कैसे है। थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू। तो थैंक यू सो मच। आपको आज का टॉपिक अच्छा लगा? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। प्लीज अपना फीडबैक जरूर दे दीजिएगा अगर टॉपिक अच्छा लगा। फीडबैक फॉर्म आप लोगों के साथ चैट बॉक्स पे हमने शेयर किया है। और आज के टॉपिक से रिलेटेड और कोई क्वेश्चन? मैंने दे दिया, डन कर दिया। थैंक यू मैम, थैंक यू। आज के टॉपिक से रिलेटेड कोई क्वेश्चंस? हाँ, यही पूछना था मेरे को कि B12 की जो डेफिशिएंसी है उसकी वजह से मेटाबॉलिज्म पे क्या इफेक्ट होता है? मेटाबॉलिज्म देखिए, कोई भी सिर्फ B12 की नहीं, अगर विटामिन डी की, B12 की, किसी भी चीज की हमारी बॉडी में डेफिशिएंसी है तो जैसे मैं बहुत हेल्दी फूड ले भी रही हूँ लेकिन मेरे अंदर डी की कमी है, B12 की कमी है, तो मेरा मेटाबॉलिज्म अपने आप स्लो हो जाएगा, क्योंकि मुझे जॉइंट पेन होना, पैरों में दर्द होना, थकान महसूस होना, सारे सिम्टम्स होंगे, क्योंकि मेरी बॉडी में कमी है किसी चीज की। ठीक है, तो मेरा मेटाबॉलिज्म अपने आप स्लो हो जाएगा। और ये कमी क्यों है मेरी बॉडी में? क्योंकि मेरी डाइट में विटामिन एंड मिनरल्स की कमी है। मैं सनलाइट में नहीं बैठती हूँ, विटामिन डी का जो सोर्स है बॉडी में एब्जॉर्प्शन नहीं हो पा रहा है, तो कहीं ना कहीं किसी चीज की कमी की वजह से मेरे जब मेरे पैरामीटर्स ये सारी चीजें मेरा रेंज से कम आई है, तो इसका मतलब मेरा मेटाबॉलिज्म स्लो है। तो वो चीजें, और मेटाबॉलिज्म स्लो का जो मैंने आपको बोला, वो एक दिन के उससे नहीं पता चलता, धीरे धीरे। विटामिन डी की डेफिशिएंसी हम सब में होगी, क्योंकि हम लोग धूप में बैठते ही नहीं है, बाहर निकलते ही नहीं है। थोड़ी देर धूप में बैठे तो लगता है कि नहीं बहुत देर हो गई, या फिर हम धूप में बैठते भी हैं तो पूरा फेस कवर करके, हाथ कवर करके कि तब जाके बैठते हैं। तो जब भी आप अगर हम धूप में बैठे तो अपनी बॉडी को कवर ना करें, हमारी बॉडी पे धूप लगनी चाहिए, तभी विटामिन डी की डेफिशिएंसी जो है वो कम होगी। और B12 की डेफिशिएंसी अगर हमें है तो यही हमारे सिम्टम्स है सारे, कि हाँ मेटाबॉलिज्म स्लो है, इस वजह से हमारा ये सारे बॉडी में एब्जॉर्प्शन नहीं हो पा रहा है, या हमारी डाइट में कमी है, उस वजह से हमारा ये कम है। थैंक यू, इसलिए थैंक यू। तो थैंक यू सो मच। ये मेरा आज का टॉपिक था, तो इससे रिलेटेड और कोई क्वेश्चंस? ये फ्रूट्स की जो शुगर होती है ये ले सकते हैं? अनार का जूस, जिसको थोड़ा, अनार का जूस नहीं ले सकते आंटी, आप डायबिटिक है ना? हाँ जी। हाँ, तो जूस एक्चुअली क्या होता है कि जब जो भी डायबिटिक हैं तो वो एक दिन में 30 to 40 ग्राम तक फ्रूट्स ले सकते हैं, यानी कि एक एप्पल या एक छोटी कटोरी से आपका पपाया या अनार कुछ भी आपने इंक्लूड किया वो आप ले सकते हैं, या एक पेयर ले सकते हैं। लेकिन जब हम जूस बनाते हैं, एक गिलास जूस में आपका 2 से 3 मौसमी लगती हैं, एक कटोरी से ज्यादा आपके 3-4 अनार लगते हैं, तो उतना जब हम एक बारी में जूस में इंक्लूड करते हैं तो उसका फाइबर सारा निकल गया, सिर्फ शुगर बची है, तो वो हमारे लिए हार्मफुल है। तो डायबिटिक प्लीज वो नहीं लेना है। और अगर आपका मन जूस पीने को कर रहा है तो एक अनार से जितना जूस बनता है वो आप पी सकते हैं। जी यही बताया। हाँ, एक अनार से चाहे वो इतना जूस निकले आपका, चाहे इतना निकले, सिर्फ उतना ही आपने जूस लेना है। ये नहीं कि एक गिलास भर के पीने के लिए 3 अनार डाल के जूस लेंगे तो वो नहीं, वो हमारा शुगर लेवल बढ़ाएगा। थैंक यू सो मच। हाँ जी, ओके, थैंक यू आंटी। तो थैंक यू सो मच। रश्मि, थैंक यू। और कोई क्वेश्चंस आज के टॉपिक से रिलेटेड? अनम्यूट किया। तो थैंक यू सो मच। फिर मैं आज का सेशन अपना यहीं खत्म कर रही हूँ। शाम को 5 बजे विनर अनाउंस करने के लिए दोबारा से मिलूंगी, और जिन लोगों ने आज का सेशन मिस कर दिया है वो कल 6:30 पे मेरा सेशन अटेंड कर सकते हैं। थैंक यू। ओके, वेलकम।